गुड मॉर्निंग गाइस। बच्चों आज हम लोग पार्ट 6 का पार्ट 2 नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि इससे पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया। अब हम लोग इसी चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, साइंस के नाम से, क्लास 7 साइंस के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पौधों में पोषण का जो चैप्टर है आपका 6 नंबर, उसका पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया। तो वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने देखो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये पढ़ा दिया था। ठीक है, लास्ट टॉपिक मैंने यही पढ़ाया था। अब इसके आगे जो टॉपिक है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन वो पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्वागत है एक बार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। श्वसन हेतु सभी चीज़ों के लिए आवश्यक श्वसन हेतु सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। बच्चों क्या कह रहा है कि सांस लेने के लिए बच्चों सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। आपको बताया था मैंने इससे पहले कि जो पेड़ पौधे बच्चों क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीवित रहते हैं वो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। सजीव वस्तुएं जितने भी होती हैं, सजीव पदार्थ जितने भी होते हैं, वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही बना रहता है। बच्चों वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन जो होता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनता है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन किससे बनता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। कुछ पौधों की पत्तियां हरी ना होकर गहरी लाल, बैगनी या भूरे रंग की होती है। ठीक है, इन पत्तियों में क्लोरोफिल तो होता है लेकिन इनका रंग दूसरे रंगीन वर्णकों के कारण छुप जाता है। अतः इन रंगीन पत्तियों द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बच्चों तो मैंने इससे पहले बताया था कि जो हरे पौधे होते हैं बच्चों, हरे पौधे वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। और जो हरे पौधे होते हैं वो हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, कुछ रंगीन पत्तियां भी होती हैं बच्चों, जैसे लाल होता है, पीला होता है, आपने देखा होगा। कुछ रंगीन पत्तियां होती हैं, वो भी क्या होती हैं, प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करती हैं। याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि केवल हरी पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करती है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हर पत्तियां, हर रंगीन पत्तियां, काली पत्तियां, कुछ भी जो हरी रंगीन पत्तियां, जितने भी रंगीन पत्तियां आपने देखा होगा पेड़ पे सूख जाते हैं, वो भी सब क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन इनका रंग दूसरे रंगीन वर्णों के कारण छुप जाता है। अतः इन रंगीन पत्तियों द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चों। ठीक है, याद रखना, केवल पीले धब्बी पत्तियों के पीले भाग में क्लोरोफिल नहीं होता, अतः प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। देखो क्या लिखा है, केवल पीले धब्बे वाली पत्तियों में पीले भाग में क्लोरोफिल नहीं होता है। बच्चों देखो, जैसे ये पेड़ है, ये पत्ता है, मान लो अगर मान लो कि पूरा पीला हो गया है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पीला है बच्चों क्या कहते हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि वो पीला किस लिए है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल रहता है तो मैंने क्या बताया कि जिसके अंदर क्लोरोफिल रहता है वो हरा कलर का रहता है। और जो हरी पत्ती आप तोड़ते हैं स्कूल जाते वक्त या कहीं भी जाते वक्त हरी पत्ती तोड़ते हैं तो उसके अंदर हरा हरा दिखता है कि बच्चों क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। और क्लोरोफिल रहने के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। और क्लोरोफिल जब नहीं रहता है तो बच्चों पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा नहीं रहता है, पीला हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि पीले जो होते हैं पत्ती जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो बच्चों प्रकाश संश्लेषण उससे नहीं होता है। ठीक है, जो पत्ती हरी रहती हैं केवल उसी से प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, याद रखना, पीले पत्तियों से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। अब मैंने आपको बताया कि जो क्लोरोफिल होता है बच्चों क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, मदद करता है। ठीक, आपने अपने विद्यालय के पास उगे नागफली किसको कहते हैं, नागफनी, कैक्टस के बारे में जानना चाहिए। इनके पत्तियों में है तो नहीं, इनके पत्तियां तो है ही नहीं, क्या इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ये जीवित कैसे है बच्चों। इनके पत्ती नहीं होते बच्चों, लेकिन ये हरा रंग, देख इनका भी जो होता है तना हरा रंग का रहता है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर भी क्लोरोफिल है और ये भी क्या होता है, जीवित रहती हैं बच्चों। ठीक, देखो बच्चों, जो भी पेड़ में जो हरे रंग के होते हैं उसके अंदर किसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल रहता है तो इसका मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषण करेगा। और प्रकाश संश्लेषण करेगा तो इसका मतलब खाना वाना बनाएगा। ठीक है, ये पीला वाला भाग खुद पढ़ लेना, ये सब कुछ नहीं है। सावधानी, अल्कोहल अति ज्वलनशील है, अतः उसके उबलते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी है, जिससे आग न पकड़ सके। ठीक है,
प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। क्या लिख रहा है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। बच्चों, मैंने पढ़ाया था इससे पहले, प्रकाश संश्लेषण जब बनता है तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो दो चीज़ों का निर्माण होता है, एक कार्बोहाइड्रेट और एक ऑक्सीजन। ठीक है, चलो दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो, ये कुछ याद करिए, ये फिगर याद करिए। इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जब प्रकाश संश्लेषण ये हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण इतना दूर में हो रहा है, और जब प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे बात कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है या बनता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, तो कह सकते हैं कार्बन से, ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन से बनता है मिलके। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, वसा, प्रोटीन आदि के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन प्रोटीन के संश्लेषण में इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन की भी आवश्यकता होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है बच्चों? नाइट्रोजन गैस की, आपको मैंने बताया है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। लेकिन पौधों में सीधे इसके उपयोग की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, ईशान जानना चाहता है कि पौधे जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इसमें रहमत चाचा अपने खेतों में खाद क्यों डालते हैं? ईशान कहता है कि अगर पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो खेतों में खाद क्यों डालते हैं भाई? वो तो खुद अपना खाना पीना बना लेते होंगे। मिट्टी के कुछ ऐसे जीवाणु, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोग, क्या कह रहा है? मिट्टी के कुछ ऐसे जीवाणु, मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु, सूक्ष्म जीव, ठीक है, जीवाणु या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में बदल देते हैं। ये यौगिक जल के साथ पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इससे पौधों की नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकता पूरी होती है, जो प्रोटीन को वसा आदि में संश्लेषण की मदद करती है। संभवतः इसलिए किसान अपने खेतों में उर्वरक या खाद डालते हैं जिससे नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। बच्चों, क्या कहना चाहता है ईशान? जो कहता है कि खाना पौधे अगर खुद बना लेते हैं तो चाचा जो होते हैं, रहमत चाचा, वो खेतों में खाद क्यों डालते हैं? तो ये देखो, इसका अर्थ ये है, मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं बच्चों, मिट्टी में कुछ कीटाणु पाए जाते हैं, ठीक है, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में बदल देते हैं। जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक, कह रहा है कि मिट्टी में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में बदल देते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा है? जो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब क्या कि कुछ मान लो कि जो खाद वगैरह डालते हैं हम लोग, कुछ खाद क्या बनते हैं? नाइट्रोजन एक प्रकार का खाद जो डालते हैं उसको उपयोगी तत्व में बदल देता है। मतलब कुछ अच्छे, मिट्टी जो होता है उसको अच्छा कर देता है। ठीक है, जैसे मिट्टी जो खराब होता है, खाद डालते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि अच्छा हो जाती है, इसलिए तो फसल जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। यह यौगिक जल के साथ पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जब हम लोग खाद डालते हैं तो देखता हो कि जो खाद जो होते हैं बच्चों, वो पानी के साथ गल जाता है और पौधे क्या करते हैं? उसको अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। इससे पौधों की नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, जिससे मतलब पौधे की जो आवश्यकता होती है बच्चों, उसको खाद के द्वारा पूरी कर दी जाती है। ठीक है, हम लोग खाद किस लिए डालते हैं कि जो मिट्टी होता है, मतलब मिट्टी बहुत ही ख़राब हो जाती है कभी कभी, और मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए हम लोग खाद डाल देते हैं, और खाद की मदद से जो पौधे होते हैं अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए वो मतलब खाद से वो क्या लेते हैं? आवश्यकता पूर्ति कर लेते हैं, जो पौधे में प्रोटीन, वसा आदि की संश्लेषण से मदद करती हैं। और जब हम लोग खाद डालते हैं तो पौधे को प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है और अनेक चीज़ मिलती है। इसलिए किसान अपने खेतों में उर्वरक या खाद डालते हैं जिससे नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इसकी मदद से क्या होता है? एक सिंपल सा फिर से बताता रहा हूँ। देखो, जब हम लोग खूब खेती करते हैं तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता घट जाती है। उर्वरक क्षमता मतलब क्या कि फसल को बढ़ाने की जो क्षमता होती है घट जाती है, और अगर मान लो कि उस क्षमता घट गई है, अगर उसमें खेती करेंगे तो क्या होगा? फसल बर्बाद हो जाएगा। इसकी मदद क्या करते हैं हम लोग? फसल बर्बाद हो जाएगा, इसके बदले क्या करते हैं हम लोग? थोड़ा सा उसमें खाद डाल देते हैं, और खाद डाल देते हैं तो उसकी जो उर्वरक क्षमता घटती है जो पहले, वो फिर से उसको बढ़ा देता है खाद। और खाद जब डालते हैं तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। उर्वरक क्षमता मतलब क्या? पैदावार करने की क्षमता। ठीक है, जो मिट्टी होती है फिर से स्ट्रांग बन जाती है, जिसकी वजह से क्या करता है? जो फसल होती है, फसल जो होती है खूब अच्छे से फलती है। और जो हम लोग खाद डालते हैं फसल की जड़ में, तो फसल क्या करता है? उस खादों को अपने अंदर ले लेता है, और जिसकी वजह से फसल को प्रोटीन वगैरह, वसा वगैरह, विटामिन वगैरह, ये सब क्या होते हैं? फसल को प्राप्त होते हैं, जिससे
अधिक से अधिक मात्रा में क्या होता है, अधिक से अधिक मात्रा में अनाज उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक है, इसलिए हम लोग हर लोग खाद डालते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि मिट्टी में उर्वरक क्षमता घट जाती है, मिट्टी में प्रोटीन वगैरह ये वसा वगैरह क्या होती है, उसकी मात्रा घट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग खाद डालते हैं और पेड़ों को उसकी पूर्ति कर देते हैं खाद के माध्यम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, पौधों में पोषण की अन्य विधियाँ। तो पहला, पौधों में पोषण की क्या कौन सी विधि है, पौधों में हम लोग पोषण कैसे देते हैं, तो पहला एक खाद के माध्यम से हम लोग पौधों में पोषण देते हैं। जैसे हम लोग खुद लेते हैं, हम लोगों में पोषण कैसे मिलता है, कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो पोषण मिलता है। ठीक है, विटामिन वगैरह जितने भी मिलते हैं, प्रोटीन वगैरह वसा वगैरह हम लोग खाने के माध्यम से लेते हैं। तो पौधों को हम लोग कैसे देते हैं, तो पहला माध्यम क्या हो जाएगा, खाद, और दूसरा माध्यम पढ़ने वाले हैं, अन्य विधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला माध्यम क्या है, पौधों में पोषण कैसे प्राप्त होता है, तो पहला माध्यम है प्रकृति के द्वारा, मिट्टी के द्वारा। दूसरा माध्यम क्या है, हम लोग खुद पहुंचाते हैं खाद दे के, तो दूसरा क्या हो जाएगा, खाद के द्वारा। अब चलो दूसरी विधि पढ़ते हैं कि और क्या हो सकता है। आपने किसी वृक्ष के तना, शाखा और पत्तियों के लिपटे हुए रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना देखा होगा। आपने तो ये खेत में बच्चों देखा ही होगा, मैंने तो देखा है अपने खेत में, पतला पतला धारी जैसा होता है, पीला पीला। चित्र 6.5 में देखिए, में ऐसा ही एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, धागेनुमा संरचना अमरबेल है। इससे ना तो पत्तियाँ होती है और ना ही क्लोरोफिल होता है। जो पीला पीला बच्चों जो धागा जैसा दिख रहा है, ये मैंने दिखा है अपने गाँव में, खेत वगैरह में जाओ तो दिखेगा आपको भी, जंगल वगैरह में लिपटे होती हैं, इसको कहते हैं अमरबेल कहते हैं। इसमें ना तो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसमें ना तो पत्तियाँ होती है और ना ही क्लोरोफिल होता है। अगर पत्तियाँ अगर रहती तो बच्चों सोचो क्लोरोफिल रहता, और क्लोरोफिल नहीं है तो पत्तियाँ नहीं है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियाँ रहती हैं। ठीक, और सोचो क्लोरोफिल नहीं है तो क्या प्रकाश संश्लेषण होता होगा इससे, नहीं। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो इससे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जिसमें रहेगा और पत्तियाँ रहेंगी, उससे प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, इसमें ना तो पत्तियाँ होती है और ना ही क्लोरोफिल होता है। ये पीला पीला जो दिख रहा है ना, ये है अमरबेल। ये फिर ये जीवित कैसे रहते हैं, भोजन कैसे बनाती हैं बच्चों। हम लोगों ने देखा कि वह पौधे जीवित पौधे वही होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे जो होते हैं खाना बनाते हैं। लेकिन जो अमरबेल है बच्चों, यहाँ पे देखो, अमरबेल की ना तो पत्तियाँ हैं और ना ही जिसमें क्लोरोफिल है। ये हरा हरा भाग वो नहीं है, पीला वाला भाग जो दिख रहा है ना, ये लच्छा जैसा, वो है अमरबेल। इसमें ना तो पत्तियाँ हैं और ना ही क्लोरोफिल है। तो फिर ये प्रकाश संश्लेषण कैसे करती होगी, या करती है कि नहीं करती है, फिर ये जीवित कैसे है, खाना कैसे खाती होगी, उसका आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फिर ये जीवित कैसे है, भोजन कैसे बनाती है। अमरबेल अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करते हैं जिसमें लिपटे होते हैं बच्चों। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अमरबेल बच्चों जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। ठीक, और प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है और उसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि इनमें से कौन से वनस्पति में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक, क्लोरोफिल पाया जाता है, लिख देगा आम का पेड़, केला का पेड़, अमरबेल, और इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, 1 और 2, इसमें 2, लेकिन अमरबेल में नहीं पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना है कि अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और अमरबेल में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं वो बच्चों खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन अमरबेल तो खाना नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है और इसके पास पत्तियाँ भी नहीं है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के सबसे लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्लोरोफिल होने चाहिए, पत्ती होनी चाहिए। पत्तियों की वजह से क्या होता है, वो प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक, अमरबेल अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है बच्चों, तो अमरबेल जो होता है बच्चों, देखते हैं, अमरबेल कभी सूखी मिट्टी में नहीं पाया जाएगा। अमरबेल जो होता है वो पत्तियों पर लिपटा रहता है, बड़े बड़े पेड़ों पर लिपटा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अमरबेल जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, जिस पेड़ में जो लिपटे रहते हैं, अमरबेल जिस पेड़ में लिपटा रहता है बच्चों, अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करता है। ठीक है, याद रखना, अमरबेल अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करता है जिसमें वो लिपटे रहते हैं बच्चों। ठीक है, जिनमें अमरबेल लिपटे रहते हैं उसी पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अर्थात मनुष्य तथा अन्य जीवों की तरह अमरबेल अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है। तो जो अमरबेल होता है बच्चों, क्या करता है, दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है। ठीक है, मनुष्य जैसे दूसरे, मनुष्य किस पर निर्भर है, मनुष्य जो है पौधों पर निर्भर है। मैंने पार्ट 1 में बताया था, एकदम डिटेल से पढ़ाया मैंने, जाके पहले देखो। ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो अमरबेल होता है बच्चों, क्या करते हैं, अमरबेल जो होता है वो भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, अपने जिसमें लिपटा रहता है उसी पौधे से प्राप्त करता है। ठीक है, और ये जो होता है दूसरों पर डिपेंड रहता है, मतलब दूसरों पर आश्रित रहता है। अगर इसको भोजन नहीं दिया जाए तो नहीं खाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो अमरबेल जो होता है मनुष्य, जैसे मनुष्य क्या है, पौधों पर आश्रित है,
पौधे से फसल उगाएगा, पौधों से लकड़ी तोड़ेगा, पौधों से जलावन करेगा, पौधों से लकड़ी खाना बनाएगा, ठीक है, पौधों से फर्नीचर बनाएगा, पौधों से ही फल तोड़ेगा, पौधों से अनाज उगाएगा। तो मनुष्य क्या है, दूसरे पर डिपेंड है, मनुष्य दूसरे पर आश्रित है। वैसे ही अमरबेल भी जो है बच्चों, क्या किस पर आश्रित है, इस पौधों पर, दूसरे पौधों पर निर्भर है। ऐसे ऐसे और भी पौधे हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ऐसे क्या और भी पौधे हैं, अमरबेल की तरह क्या और भी पौधे हैं जिनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। पौधों में इस तरीके को विषमपोषी कहते हैं। पौधों पोषण में इस तरीके को विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी का मतलब क्या हुआ, कि जो दूसरे पर निर्भर हो, जो खाना स्वयं ना बनाए, दूसरे पर निर्भर हो। जैसे अमरबेल है, अमरबेल खाना स्वयं नहीं बनाता है, याद रखना। अमरबेल में ना क्लोरोफिल होता है ना पत्तियाँ होती हैं। एग्जाम में पूछ देगा कि अमरबेल में पत्तियाँ पाई जाती हैं और क्लोरोफिल भी पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिख देगा अमरबेल जो होता है समपोषी होती है, तो क्या हो जाएगा, गलत। समपोषी का मतलब क्या हुआ, जो खाना स्वयं बनाए, ठीक है। समपोषी का मतलब क्या हो जाएगा, खाना जो स्वयं बनाए। और विषमपोषी का मतलब क्या होता है, कि जो खाना स्वयं नहीं बनाए, दूसरे पर डिपेंड रहे, ठीक है। तो अमरबेल क्या है, विषमपोषी, जो खाना स्वयं नहीं बनाती है, दूसरे पौधों पर निर्भर रहती है, जिसमें वो लिपटी रहती है। अमरबेल जैसे पौधों को अन्य पौधों से भी पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पौधों जो अन्य पौधों से पोषण के इस तरीकों को विषमपोषी कहते हैं। अमरबेल जैसे पौधे जो अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। जिन पौधों में से वो पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। देखो, ऐसे और भी पौधे हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। पोषण के इस तरीकों को विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया कि विषमपोषी का मतलब क्या होता है, कि जो पौधे दूसरों से लिपट के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं विषमपोषी। जो पौधे दूसरे पौधे से लिपट कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं, ठीक है। अमरबेल जैसे पौधे जो अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी भी कहते हैं। तो परजीवी भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। जो अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं बच्चों लिपट कर, उसे कहते हैं परजीवी भी कहते हैं। और जिन पौधों से वो भोजन प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं परपोषी। और जिन पौधों से वो पोषण प्राप्त करते हैं, देखो मान लो कि ये मान लो कि कोई आम का पेड़ है, और आम का पेड़ पे ये मान लो कि अमरबेल लटकी है, तो अमरबेल को क्या कहते हैं, परजीवी कहेंगे। और आम के पेड़ को कहते हैं परपोषी। जिन पौधों से अमरबेल क्या होता है, पोषण प्राप्त करती है, उस पौधे को कहते हैं परपोषी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, जिन पौधों से वे पोषण प्राप्त करते हैं, जिन पौधों से अमरबेल जैसे, देखो जो पोषण प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं परजीवी। जैसे अमरबेल क्या है, परजीवी है एक। जो पोषण प्राप्त करते हैं दूसरे पौधों पर लिपट कर, उसे कहते हैं परजीवी। और लेकिन जो पौधे में लिपट कर भोजन उसे प्राप्त देता है, जो भोजन उसे देता है, उसे कहते हैं परपोषी। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो पौधे से पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है, अमरबेल जिस पौधे से पोषण प्राप्त करेगा लिपट कर, उसे कहते हैं परपोषी। इसका मतलब क्या हुआ, कि जैसे मान लो कि बड़ा सा पेड़ है, ये बड़ा सा पेड़ है, और इसके ऊपर मान लो कि ये लिपटा है अमरबेल। तो अमरबेल किससे प्राप्त कर रहा है, ये मान लो कि आम का पेड़ है, ये अमरबेल है, तो अमरबेल किससे प्राप्त कर रहा है, भोजन आम के पेड़ से, ठीक है। तो अमरबेल जिस पौधे पर लिपटा है, उसे कहते हैं परजीवी। अमरबेल जिस पौधे से लिपटा है, तो अमरबेल को क्या कहेंगे, परजीवी, ठीक है। और लेकिन अमरबेल जिस पौधे से पोषण प्राप्त कर रहा है, किससे प्राप्त कर रहा है, आम के पेड़ से, तो अमरबेल जिस पौधे से पोषण प्राप्त कर रहा है, उस पौधे को, ये आम के पौधे को कहेंगे परपोषी, ठीक है। तो वो जिन पौधों से वो पोषण प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं परपोषी, याद रखना। समझा दिया। हम लोग भी अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर हैं, तो क्या हम भी परजीवी हैं। वस्तुतः परजीवी वैसे जीव हैं जो अपना पूरा या आंशिक जीवन चक्र किसी दूसरे जीवन के साथ बिताते हुए सीधे अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं। आमतौर पर जिनसे अपना पोषण करते हैं, उन्हें हानि ही पहुंचाते हैं। आमतौर पर ये जिनसे अपना पोषण करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं। परजीवी का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, कि हम भी जो पौधे दूसरे पर डिपेंड है, उसे कहते हैं परजीवी। जैसे अमरबेल क्या है, दूसरे पौधों पर निर्भर है। ये मान लो कि ये आम का पेड़ क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि परपोषी वो होते हैं जो दूसरे पौधों को पोषण दे रहे हैं, ठीक है, ठीक। और परजीवी क्या कहलाता है, जो दूसरे पौधों से पोषण लेते हैं, जैसे अमरबेल। तो क्या हम लोग भी परजीवी कहलाएंगे, क्योंकि हम भी तो क्या है, दूसरे पौधों पर तो डिपेंडेंट है। तो क्या कह रहा है, परजीवी वैसे जीव हैं जो अपना पूरा आंशिक जीवन किसी चक्र या किसी दूसरे जीवों के साथ बिताते हैं। हम लोग तो किसी पेड़ पर उतना डिपेंड नहीं रहते हैं ना। हम लोग क्या किसी एक ही पेड़ पर रहते हैं क्या, तो हम लोग परजीवी नहीं है बच्चों। परजीवी किसे कहते हैं, जो अपना पूरा जिंदगी दूसरे जीव पर ही निर्भर है। हम लोग क्या है, पेड़, अगर मान लो कि फल नहीं मिला तो हम लोग तो मांस खा लेंगे।
मांस नहीं मिला तो क्या कर लेंगे हम लोग, घास पात खा लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या है, परजीवी नहीं है। लेकिन जो परजीवी होते हैं बच्चों, उनके अलावा और कुछ नहीं है। वो सिर्फ ज़िंदगी में उसी पेड़ पर लिपटे रहेंगे या दूसरे पेड़ पर लिपटे रहेंगे, वो इन मांस उस नहीं खा पाएंगे। तो क्या है, अपना जीवन, उनका पूरा जो जीवन चक्र है दूसरे जीव के साथ ही लिपटा रहता है। वो अपना भोजन उसी से ही प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं परजीवी। तो परजीवी का मतलब क्या हुआ, परजीवी का मतलब वह है कि जो हमेशा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हम लोग के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं भाई, हाँ। मान लो कि पेड़ अगर फल देने से मना कर दे तो हम लोग मांस खाएंगे, लेकिन अमरबेल के पास क्या है, कुछ नहीं कहे। वो अमरबेल को अगर हटा देंगे तो वो सूख जाएगा, ठीक है, ओके। तो अमरबेल उसी कहते हैं, समझ गए। परजीवी उसी किसे कहते हैं, तो परजीवी जो होता है ना, पूरा जीवन किसी दूसरे पर डिपेंड है, कि पूरा जीवन दूसरे पर डिपेंड है। हम लोग भी पूरा जीवन पेड़ पर डिपेंड नहीं है, मांस पर भी डिपेंड है, पेड़ पर भी डिपेंड है, दोनों पर डिपेंड है। लेकिन क्या है, अमरबेल जो होता है किसी दूसरे पौधे पर डिपेंड है। तो जो चीज़ किसी पर डिपेंड रहेगा उसी पे, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसे कहते हैं परजीवी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। ऐसा ऐसा ही एक पोषण है घटपर्णी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। ऐसे ही एक है पौधे घटपर्णी 6.2। वास्तव में एक एक इसमें घड़े जैसी संरचना, इसकी घड़े जैसी संरचना होती है। इसकी पत्ती का ही रूपांतरित रूप है। पत्ती का ऊपरी भाग इसका ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर नीचे की ओर लटके रोएदार संरचना होती है। जब कोई कीट अंदर प्रवेश करता है तो रोए में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। घड़े में पाचक रस होता है जिसकी कीटों का पाचन हो जाता है, और ऐसे पौधे को कीटभक्षी पौधे कहते हैं। विंसलाइट ट्रेपेजोइडल सिंड्रोम ऐसे ही कीटभक्षी पौधे हैं। ये बच्चों अजीब अजीब पौधा है, देखो क्या कह रहा है कि ऐसे पौधे बहुत होते, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही पौधे हैं घटपर्णी। घटपर्णी नाम का एक पौधा है बच्चों। इसमें देखो एक संग, इसमें एक ढक्कन जैसे इसने बनाया है अपनी पेड़ों अपनी छालों से। इसके अंदर अगर मान लो कीड़ा कोई घुस जाता है तो बच्चों निकल नहीं पाता। इसके अंदर जाली होती हैं, और वो जाली उस कीड़ा को क्या होता है, कीड़ा जो होता है सड़ जाता है, और इसका क्या है, फल इसका शिकार कर लेती है। इसका मतलब क्या है कि ये भी मांस खाती है। तो घटवर्णी का पौधा लगता है कि मांसकारी। ये मान लो कि देखो ढक्कन जैसा बनाया है, और कीड़ा अंदर मान लो कुछ घुस जाता है तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे तत्व होते हैं, घोल तत्व होते हैं, रसायन लिक्विड जैसे होते हैं। उसके अंदर कीड़ा जैसे ही जाता है तो वो क्या होता है, जल जाता है, मर जाता है उसके अंदर, और उसका जितना भी रस वगैरह होता है, विटामिन वगैरह होता है, ये पेड़ प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो घड़े में पाचक रस होता है, ठीक है, जिसके वजह कीटों का पाचन हो जाता है, और ऐसे पौधों को कीटभक्षी कहते हैं। कीटभक्षी मतलब जो कीट को खाता है। विंसलाइट ट्रैप और सिंड्रोम ऐसे ही कीटभक्षी पौधे हैं बच्चों, तो ये याद रखना। आप एग्जाम में आप किसी से पूछ भी सकते हो जीके में कि ऐसा कौन सा पौधा है जो जीवों को खाता है। जीवों को खाता है तो कीट घटपर्णी का पौधा, ठीक है। ऐसा कौन सा पौधा है जो कीटों को खाता है, उसे कीटभक्षी पौधा कहते हैं, घटपर्णी का पौधा, ठीक है। समझ लो कि एक प्रकार से ये मांस भी खाता है एक प्रकार से। कुछ पौधे कीटभक्षी क्यों होते हैं, क्या ऐसा संभव है कि उन्हें सभी आवश्यक पोषक तत्व तो मिट्टी से ही नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वैसा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब जो घटपर्णी का पौधा क्यों करती है, इसका मतलब कि मिट्टी में उसको सभी तत्व नहीं मिलते हैं। मिट्टी में सभी तत्व मिलते हैं, मिट्टी में सभी तत्व नहीं मिलते, इसके कारण क्या है, ढक्कन जैसा बनाती है, उसमें कोई भी कीड़ा, मधुमक्खी या तितली कोई बैठती है उसके अंदर घुस जाती है अपना घर बनाने के लिए, उसके बाद कभी नहीं निकल पाती है और उसी के अंदर मर जाती है। और इसके बाद सारा इसका जो रस होता है बटरफ्लाई या कीड़े वगैरह का, ये पेड़ यूज़ करता है, उसमें अपना जूस बनाता है उसका, ठीक है। तो घटपर्णी का पौधा पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परजीवी हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मृतोपजीवी। परजीवी मैंने बता दिया आपको, परजीवी किसे कहते हैं बच्चों, परजीवी किसे कहते हैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखो परजीवी वो होते हैं, देखो परजीवी और परपोषी में क्या अंतर है। तो परजीवी वो होते हैं बच्चों जो हमेशा किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। परजीवी क्या होता है, हमेशा, जैसे अमरबेल है, वो हमेशा दूसरे पौधों पर निर्भर रहेगा। दूसरे पौधों पर अगर नहीं लिपटेगा तो उसे भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद भोजन नहीं बना पाता है। तो परजीवी उसे कहते हैं जो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहेगा, ठीक है, वो हो जाएगा परजीवी। लेकिन परपोषी क्या होता है कि बच्चों जो परजीवी को भोजन प्राप्त करवाए, ठीक है। जैसे ये पेड़ है, आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ मान लो कि अगर इसमें कोई अमरबेल चढ़ जाता है तो आम के पेड़ इसको क्या करेगा, उसको पोषण प्राप्त करवाएगा, ठीक है, या समझ गए। तो जिन पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी, उसे कहते हैं परपोषी, ठीक है।
चलो अब हम लोग पढ़ते वाले हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होता है? देखो, बरसात के दिनों में अपने आसपास के गोबर या कूड़े के ढेर, वृक्षों की टाल, छानियों आदि पर अक्सर छत्ते जैसी संरचना देखी होगी। यहाँ पे देखा होगा, ये आपने देखा ही होगा, ये मशरूम वगैरह। आप इन्हें किन नामों से जानते हैं? पता कीजिए। कुकुरमुत्ता, गोबर छत्ता आदि की ये संरचनाएं कवक या फंजाई कहलाती है। इनमें ना तो क्लोरोफिल होता है और ना ही भोजन ग्रहण करने की सुव्यवस्थित प्रणाली। तब ये जीवित कैसे हैं? इनका पोषण कैसे होता है? ये मृत या सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जो पोषक तत्वों को विलयन में बदल देते हैं। पोषक तत्व विलयन के माध्यम से ग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रकार ये पोषण को मृतोपजीवी पोषण या ऐसे पौधों को मृतजीवी कहलाते हैं। बच्चों तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का नाम मतलब नाम ही से पता चल रहा है कि जो मरा हुआ है। मृतोपजीवी, जो मरा हुआ जीव होता है उसे कहते हैं मृतोपजीवी, ऐसा कह सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं गोबर छत्ता या कुकरमुत्ता, इसमें हम लोग कहते हैं कि सांप रहता है। हमारे गांव में भी कहते हैं कि इस मशरूम के पेड़ पे वो रहता है। कुछ नहीं है, बकवास बातें हैं, ठीक है। देखो, इसे कुकरमुत्ता है। देखो, इसमें ना तो पत्ती होती है, ना इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो कि जिंदा कैसे हैं बच्चों? देखो, आपने देखा होगा जो मशरूम वगैरह कहाँ पे होता है? गोबर वगैरह पे होता है, गंदे चीज़ों में होता है। मशरूम वगैरह कभी साफ जगह पे नहीं होता है। लेकिन आपने देखा होगा मशरूम वगैरह ये सब गोबर वगैरह, गोबर जब खादर वगैरह जो होता है, जहाँ पे दुनिया भर का कचरा रहता है, वहीं पे जन्म लेता है ये। क्यों? देखो, इसमें ना तो पौधा, इसमें ना तो पत्ते होते हैं, ना तो कुछ होते हैं। इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है। याद रखना, क्लोरोफिल रहता तो ये हरा होता। क्लोरोफिल जिसमें रहेगा वो हरा होगा, क्योंकि क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, और जिसमें क्लोरोफिल रहता है वो हरा रहता है। लेकिन मृतोपजीवी क्या होता है बच्चों? ये कहाँ, आपसे पूछ देगा कि मृतोपजीवी कहाँ होते हैं, तो जहाँ पे कचड़ा इलाका होता है ना, कचड़ा इलाका, जब आपने देखा होगा, आप जैसे अब से आप बसवारी आंगनबाड़ी के पीछे जाएंगे तो मृतोपजीवी बरसात में देखने को मिलेंगे एक दो। गोबर वगैरह इलाका, गोबर पे जम ज़्यादा जमते हैं, या कचड़े जहाँ पे कचड़ा फेंका रहता है। क्यों? क्योंकि सड़ी गली चीज़ों में वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रस, मान लो कि सड़ी गली चीज़ें हैं, मान लो कि सड़ी गली छिलका उलका हम लोग कहाँ बेचते हैं? कूड़ादान में। अगर मान लो कि छिलका है, चावल है, वो सब फेंक देते हैं गंदे इलाकों में। तो गंदे इलाकों में वो सड़ जाता है, और सड़ता है तो क्या, उसका रस बन जाता है। और जो रस बन जाता है बच्चों, ये पेड़ जो होते हैं उसी रस को ग्रहण करते हैं। समझ गए? आपने जैसे गाय वाय को देखा होगा, या कुत्ता वगैरह मरा हुआ चूहा हुआ को मर जाता है तो हम लोग खादर पे फेंक देते हैं। और वो चूहा मर उड़ के क्या करता है, सड़ जाता है, और सड़ने के बाद वो मिल जाता है मिट्टी में। और उसी मिट्टी में क्या जाता है, ये मृतोपजीवी कवक वगैरह, ये मशरूम वगैरह जमते हैं। और उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। खाना कैसे बनाते हैं वो? खाना नहीं बनाते हैं वो। इसी का हम लोग, इसी का क्या करते हैं वो, जितने भी चूहे वगैरह, जितने भी गंदे चीज़ का रस जो होता है वही लोग पीते हैं ये लोग, ठीक है। उन्हीं का अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है बच्चों, पोषक तत्व विलयन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो सड़ी गली चीज़ें होती है बच्चों, उसका रस बनता है, और उसके माध्यम से क्या करते हैं, विलयन के माध्यम से, मतलब जल के माध्यम से इसको ग्रहण कर लेते हैं ये लोग, ठीक है, कवक। और इस प्रकार पोषण को मृतोपजीवी पोषण या ऐसे पौधे मृतोपजीवी कहलाते हैं। मतलब जो मरे हैं, मरे चीज़ों से जो अपना भोजन प्राप्त करे उसे कहते हैं मृतोपजीवी। चूहा मरा है भाई, चूहा मरा है तो जिंदा है। जैसे रोटी वगैरह है कि सड़ जाता है तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में मिल जाता है, और उसका रस बन के क्या करते हैं, और ये पौधे वहीं पे उगते हैं, और उसको जितने भी सड़े गले चीज़ होते हैं उसको अपने, जैसे गोबर वगैरह है तो गोबर में जितने भी मटेरियल होता है वो सड़ जाता है, गलता है, उसका रस बनता है, और जिसकी वजह से ये सब क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने में, ठीक है, अपना खाना, अब इसका विकास होता है मृतोपजीवी का। तो कवक पूछ ले या ये मशरूम पूछ ले, सबके मृतोपजीवी हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी क्या होते हैं? जो मरे हुए चीज़ों से अपना भोजन वगैरह बनाते हैं उसे करते हैं मृतोपजीवी। और उसके उदाहरण क्या है, आप याद रखना, कुकुरमुत्ता, गोबर छत्ता मृतोपजीवी के उदाहरण है, ठीक है। और ये परजीवी किसका उदाहरण है? परजीवी क्या किसका उदाहरण है बताओ? परजीवी किसका उदाहरण है? सॉरी, परजीवी का उदाहरण बताओ। अमरबेल, ठीक है, अमरबेल। ये घटपर्णी का पौधा भी कह सकते हैं परजीवी का उदाहरण, ठीक है। जो किस पे डिपेंड है? कीड़े पे डिपेंड है। कीड़े पे, अगर कीड़े घुसेंगे तभी तो खाएगा ये। तो जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं परजीवी, ठीक है। और जो मरे हुए चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं उसे कहते हैं मृतोपजीवी, ठीक है, याद रख लेना। ये पर परजीवी समझ गए, और परपोषी भी समझ गए। परपोषी होते हैं जो परजीवी को भोजन कराते हैं, ठीक है। ये समझा दिया, फिर से रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना बार बार, ठीक है। मृतोपजीवी समझ गए, जो दूसरे मरे हुए चीज़ों पे, सड़े हुए गले चीज़ों पे खाते हैं उसे कहते हैं मृतोपजीवी। आमना की मम्मी उसे अचार मुरब्बे को भीगे हाथों से छूने को मना करती है, ऐसा क्यों? आमना की मम्मी जो होती है उसे अचार मुरब्बे को भीगे हाथों से छूने में मना करती है, क्यों बताओ बच्चों?
अगर अचार वगैरह छुएंगे आप भीगे हाथों से, देखना होगा कि अचार वगैरह में क्या होता है, कभी कभी सफ़ेद सफ़ेद भूली लग जाता है, भूली। हमारे गांव में उसे कहते हैं भूली। वो सब क्या है बताओ? वो सब फफूद कहलाता है, फफूद। अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। कवक प्रायः उन स्थानों पर उगते हैं जो नम और उष्ण होते हैं, वर्षा ऋतु में इसके लिए अनुकूल है। वर्षा ऋतु, कवक जो होते हैं बच्चों, वो कब उगते हैं? ठंडी वर्षा ऋतु में। कवक के बीजाणु ऐसी स्थिति में तेजी से पनपते हैं, कवक के कारण अचार, कपड़े, चमड़े की वस्तुएं आदि खराब हो जाती है बच्चों। तो कवक जो होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि अचार वगैरह में या परोटी वगैरह में या रोटी वगैरह में सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है, वो लग जाता है कीड़ा वगैरह, सफ़ेद सफ़ेद, या अचार वगैरह अधिकतर अचार में लगता है, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद। आपने कहते हैं कि भूली लग गया, मैं भूली लग गया। तब कवक के बीजाणु ऐसी स्थिति में पैदा होते हैं, ठीक, कब? नम और उष्ण, ठंडी और गर्मी, रिएक्शन। मैंने पढ़ाया था साइंस में, रिएक्शन, ठंडी और गर्मी में क्या होता है, रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से तबीयत खराब होता है, सरद गर्म पकड़ लेता है। तो सरद गर्म, देखो मान लो कि आप अचार है, वो ठंडा है, और आप मान लो कि गीले हाथों से अगर उसमें क्या करोगे, निकालोगे तो पानी उसके अंदर पहुंच जाएगा। अब पानी पहुंच जाएगा तो अंदर तो ठंडा है, पानी ऊपर से मिल जाएगा तो क्या रिएक्शन करेगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कवक सफ़ेद सफ़ेद जमने लगेगा। इसलिए सूखे हाथों से निकालना चाहिए, ठीक है। और कवक जो होते हैं, कपड़े, अचार, आपने कपड़े में देखा होगा कि चितका 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 सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है, वो सब क्या है, कवक होते हैं। पसीना वगैरह से सब जम जाता है। तो कवक का निर्माण कब होता है? नम और उष्ण इलाकों में, नम और उष्ण स्थिति, जहाँ पे आपने मान लो कि ब्लैक कलर का पैंट है, या गर्मी में आप शर्ट पहनते हो, देखता हो कि पीछे सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है, सफ़ेद सफ़ेद, वो सब क्या है, कवक रहता है। क्यों? नमी और ठंडी, जब दोनों का मिश्रण होता है ठंडी ठंडी के समय, तो कवक का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है। नमी मतलब ठंडी और गर्मी में, ठंडी और गर्मी जब मिलते हैं आपस में बरसात के मौसम में, तो कवक का निर्माण होता है, ठीक है। आपने कभी कभी तो देखा होगा गर्मी में क्या होता है कि आप शर्ट पहनते हैं और पीछे चितका 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 मतलब सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है, फिर धोना पड़ता है उसको, लगता है कि क्या लग गया, चौक जैसा, तो उसे कहते हैं कवक। ये मनुष्य, जंतु और पौधों के अनेक रोगों का कारण भी है। खुजली, दिनाय, सिहुली आदि मनुष्य में कवक के कारण होने वाली सामान्य बीमारियां हैं। तो जो कवक होते हैं बच्चों, खुजली, दांत, दिनाय, सिहुली आदि मनुष्य के कारण, कवक के कारण होने वाली सामान्य बीमारी है। तो नोट कर लेना कि कवक के कारण होने वाली बीमारी कौन कौन सी, ये सब है, ठीक है। इसलिए डेली नहाना चाहिए गर्मी में, ठीक है। आलू का सुलसा रोग, धान की पत्तियों का चित्तीदार रोग आदि पौधों के रोग का कारण है, ठीक है। तो आलू वगैरह में जितने भी रोग होते हैं बच्चों, झुलसा रोग, धान की पत्तियों में चित्तीदार होना, ये सब क्या है, कवक के कारण। आपने पेड़ पौधे वगैरह में, साग वगैरह में देखा होगा कि मतलब कहीं कहीं कीड़े खा लेते हैं उसको, पत्ते को, वो सब क्या है, कवक के कारण होता है, ठीक है। कुछ कवक हमारे लिए उपयोगी भी हैं, औषधि, डेयरी उत्पाद, जलेबी बनाने आदि बनाने इनका उपयोग होता है। मशरूम खाने में भी उपयोग होता है। जो मशरूम है बच्चों, भी कवक का तो उदाहरण है। मशरूम किसका उदाहरण है, कवक का, ठीक है। देखो ये पारोटी है, ये पारोटी है, देखो यहाँ पे, आप पारोटी पे देखो सफ़ेद सफ़ेद क्या लग गया है, कवक। आप देखो, एक ट्राई करना, जैसे कोई रोटी है उसको टिफिन वगैरह में बंद कर देना, 2-4 दिन बाद देखना कि उसमें कवक लग जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है बच्चों। टिफिन में बंद कर दोगे रखोगे तो गर्मी और ठंडी की वजह से क्या होता है, उसमें कवक लग जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, आपने देखा ही होगा यार, आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा, जैसे पेड़ वगैरह या कपड़े वगैरह पे भी लग जाता है, ठीक है। ये क्या है, क्रियाकलाप पर, पावरोटी या रोटी के टुकड़े को पानी में भिगोकर 2-3 दिनों के लिए नम और उष्ण स्थान पर रखिए। आप देखेंगे 2-3 दिन बाद उन पर धब्बे या रोए जैसे हल्के हल्के भूरे रंग, सफ़ेद या गहरे काले रंग की संरचना नजर आती है। आवर्धक लेंस या सूक्ष्मजीव से इनका अवलोकन कीजिए। ये धागे जैसी संरचना क्या है, इसमें पावरोटी और ताजे पावरोटी में गंध की तुलना में क्या है, आप गंध में अंतर पाते हैं। तो कवक वगैरह वही होता है बच्चों, जिसमें फफूद उसको कहते हैं। आप पावरोटी या रोटी लेंगे तो उसमें 2-4 दिन छोड़ देंगे तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है, ठीक है। कपड़े वगैरह में भी लग जाता है, और ये सब क्या है, बीमारी को जन्म देती है, खुजली वगैरह को जन्म देती है। पोषण की विधि है, स्वपोषी होता है, एक विषमपोषी होता है, मैं आपको बताया था, परजीवी और मृतोपजीवी, ठीक है। तो पोषण की विधि मैंने पढ़ लिया, स्वपोषी जो स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी तो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, और परजीवी वो होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, मृतोपजीवी जो मरी हुई चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं बच्चों। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो पोषण की कितनी विधि है, 2 पोषण होता है, स्वपोषी जो स्वयं बनाते हैं, परजीवी, विषमपोषी जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। मैंने आपको बताया, कल वाली वीडियो देख लेना। कभी कभी 2 जीव एक साथ रहते हैं, आपस में आवास और पोषण बांटते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लाइकेन और शैवाल और कवक के बीच ऐसा ही संबंध है।
शैवाल में क्लोरोफिल होता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। कवक उसमें पोषण प्राप्त करता है, बदले में शैवाल को जल, पोषक और तत्व के रहने का स्थान भी उपलब्ध कराता है। देखो, कभी कभी बच्चों दो जीव क्या है, एक साथ रहते हैं, आपस में आवास और पोषण बांटते हैं, मतलब आपस में घर, रहने का स्थान और खाने के चीज़ों को बांटते हैं कभी कभी दो जीव, ठीक है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लाइकेन और शैवाल और कवक, लाइकेन, शैवाल और कवक, ठीक है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। लाइकेन, शैवाल और कवक के बीच ऐसा संबंध होता है, क्या करते हैं, जो अपने रहने का स्थान और खाने का चीज़ों को आपस में बांटते हैं, ठीक है। कौन कौन, लाइकेन, शैवाल और कवक। शैवालों में क्लोरोफिल होता है, जो शैवाल है बच्चों, यहाँ पे शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। शैवाल, इसका मतलब क्या है कि क्लोरोफिल जिसमें रहेगा वो हरा रंग का होगा, ठीक है, और क्लोरोफिल में होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। कवक उसमें पोषण प्राप्त करता है, कवक उससे पोषण प्राप्त करता है। और जो कवक होता है बच्चों, किससे, शैवाल से भोजन प्राप्त करता है, क्योंकि शैवाल जो होता है स्वयं भोजन बनाता है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐसे जीव जो आपस में रहने का और खाने का चीज़ बांटते हैं, ठीक है, अपने आप में मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, वो आपस में बांट लेते हैं चीज़, जैसे लाइकेन, शैवाल और कवक। तो शैवाल में क्या होता है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो भोजन स्वयं बनाते हैं। और कवक क्या करता है, जो कवक होता है बच्चों, शैवाल से अपन क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, क्योंकि कवक क्या होता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जैसे मशरूम वगैरह में, ठीक है। कवक कवक क्या है, मशरूम वगैरह, तो कवक में क्या होता है, शैवाल नहीं वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से शैवाल से वो क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि शैवाल जो होते हैं वो भोजन स्वयं बनाते हैं। और बदले में शैवाल को जल, बदले में देखो, जो कवक होते हैं शैवाल से भोजन प्राप्त कर लिए, ठीक है, और बदले में शैवाल को जल, पोषक तत्व और रहने का स्थान उपलब्ध कराता है। तो कवक जो होता है बच्चों, शैवाल से भोजन प्राप्त कर लेता है, और कवक क्या करता है, शैवाल को जल और पोषक तत्व और रहने का स्थान उपलब्ध कराता है बच्चों, ठीक है। तो कितना देखो, ये सब छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग कितना चीज़ सीख सकते हैं कि क्यों जो छोटे 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 जीव हैं कितने ऊपर डिपेंड रहते हैं, कैसे आपस में रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो शैवाल है बच्चों खुद खाना बनाती है और कवक को भी खिलाता है, और जो कवक है बच्चों वो शैवाल को रहने का और पानी पीने का, ये सब क्या इंतजाम कराता है, पोषक तत्वों का इंतजाम कराता है, ठीक है, लेकिन खाना नहीं बना पाता है, खाना देता है लेकिन शैवाल बनाता है, ठीक है, क्योंकि कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक क्या कहता है, खाना शैवाल को देता है लेकिन बनाता कौन है, शैवाल। और जो कवक है वो बच्चों क्या करता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए इसकी वजह से खाना नहीं बना पाता है, ठीक है। इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं, सहजीवी। और जो इस प्रकार के बच्चों संबंध होते हैं ना, सहजीवी, सहजीवी का मतलब क्या है, जो आपस में मिल व्यवहार कर रहे, जो आपस में मिलकर रहते हैं, व्यवहार करके रहते हैं, उसे कहते हैं सहजीवी। जैसे आपने देखा कि लाइकेन, शैवाल और कवक, लाइकेन में शैवाल और कवक, ठीक है, क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, ये भोजन को बांटते हैं, रहने का स्थान बांटते हैं, जल का स्थान बांटते हैं, पोषण में, ये सब क्या आपस में मिलकर रहते हैं। ऐसे जीव को कहते हैं सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है, आप याद रखना। सहजीवी संबंध कोई पूछे तो क्या समझ जाना, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये सब आपस में सब चीज़ मिलकर बांटते हैं, खाते हैं, मिलकर खाना खाते हैं। राइबोसोमियन नामक जीवाणु दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधों में उपयोग के अनुकूल बढ़ाते हैं, बदले में पौधे इन्हें आवास और पोषण उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम नामक भी कीटाणु बच्चों एक दलहन के फसलों में पाया जाता है, जड़ों में, ठीक है, दाल के मसूर ये सब दाल, जो जितने भी दाल के पौधे होते हैं ना, राइबोसोम नामक उनमें जीवाणु पाया जाता है। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधों से उपयोग में अनुकूल बनाते हैं। तो ये जो राइबोसोम होते हैं क्या करते हैं बच्चों, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, नाइट्रोजन है, मैंने आपको बताया था वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन गैस है। तो राइबोसोम क्या करते हैं, वायुमंडल में से नाइट्रोजन लेते हैं और पौधों को देते हैं, ठीक है, पौधों को देते हैं, और बदले में पौधे जो होते हैं इन्हें आवास और भोजन उपलब्ध कराते हैं। बदले में जो पौधे होते हैं बच्चों, राइबोसोम का क्या करते हैं कि आप मेरे यहाँ खाना खाइए, मेरे यहाँ रहिए, और राइबोसोम क्या करता है, इसके बदले उनको वायुमंडल में जितने भी नाइट्रोजन गैस होते हैं वो पौधों को देता है, ठीक है। ये सब क्या है, सहजीवी संबंध है, सहजीवी संबंध, जो आपस में मिल व्यवहार करके रहते हैं, ये सब नोट कर लेना। ठीक है, कि सहजीवी, जैसे सहजीवी संबंध लिख लेना, उसके दो चार एग्जाम्पल लिख लेना, और क्या क्या करते हैं वो सब लिख लेना। फिर मृतोपजीवी लिख लेना, फिर उसके एग्जाम्पल लिख लेना, फिर क्या क्या करते हैं वो लिख लेना, ऐसे नोट्स बना लेना। मिट्टी में पोषक की पुनः पूर्ति, आप जान चुके हैं कि पौधे मिट्टी में खनिज, लवण, पोषक तत्व आदि का अवशोषण करते हैं, आपको बता दिया मैंने, ठीक है। जो पौधे होते हैं बच्चों, मिट्टी के खनिज, लवण, पोषक तत्व की क्या करते हैं, वो मतलब पोषक तत्व का अवशोषण करते हैं, मतलब खींचते हैं
अपने लिए भोजन बनाने के लिए। उनमें तत्वों की आवश्यकता बढ़ती जाती है। दूसरे और मिट्टी में इनकी मात्रा कम होने पर इनमें पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो सामान्य मिट्टी में क्या करता है, सामान्य मिट्टी में अगर फसल बोते हैं तो क्या करता है कि फसल जो होता है उपज जाती है, लेकिन जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है तो किसान क्या करता है, उसमें खाद डाल देता है। खाद डालने की वजह से नाइट्रोजन, पोटेशियम जितने भी उसके मतलब प्रोटीन वगैरह जितने भी चीज़ होती हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो पौधों को मिल जाता है फिर से। ठीक है, इसलिए हम लोग खाद डालते हैं। ठीक है। पौधों या जीवों में सड़े गले अवशेष भी पुनः चक्रित होकर मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करते हैं। और जो पौधे टूट जाते हैं बच्चों, देखा होगा कि जो पौधे टूट जाते हैं या पत्ती टूटती हैं, वो सब ज़मीन पर गिरते हैं और क्या करते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा अब से बंसवारी में पत्ते टूटते रहते हैं और नीचे मिलते रहते हैं मिट्टी में। क्या करते हैं, फिर मिट्टी में गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। फिर होता है मिट्टी में सड़ जल के मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। जो पौधे, जो गांची वगैरह में जितने पत्ते रहते हैं बच्चों, उनका क्या होता है, गलते रहते हैं, सड़ते रहते हैं और एक ना एक दिन वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। याद रखना, वास्तव में हमें पौधों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समुचित जानकारी तो हम न केवल पौधों को उचित ढंग से उगा सकते हैं, बल्कि हमें स्वस्थ रखते हुए उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट वो है, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बच्चों, ये लिख लेना। पोषक को न्यूट्रिशियन कहते हैं। सहजीवी संबंध को सिंबॉलिक रिलेशन। सहजीवी संबंध का मतलब बताओ, जो आपस में सब क्या करते हैं, जो आपस में क्या करते हैं, वो सब खाना पीना बांटते हैं। सहजीवी संबंध, क्लोरोफिल है, ये राइबोसोम है, प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस, ये सब याद रखना। वर्णक का पिगमेंट, परजीवी का पेरिस्टाई, मृतोपजीवी का सेप्रोफाइट, विषमपोषी का हेट्रोटोप। ठीक है, परपोषी का होस्ट, रंध्र का स्ट्रोमाटा, कवक का फंगी और शैवाल का एल्गी। तो ये सब याद रखना। ठीक है, कम से कम ये सब याद रखना। शैवाल को क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं, कवक को फंगी कहते हैं। हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों, ये पढ़ लेते हैं। सभी जीवों में अपने वृद्धि विकास के शरीर में रख रखाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें पोषण से प्राप्त होता है। ये बता दिया मैंने। हम पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो भोजन स्वयं बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्राप्ति और कच्ची सामग्री की आवश्यकता है, सबकी प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, ये आपको बताया था मैंने। कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। तो प्रकाश संश्लेषण दो चीज़ निकलते हैं, आपको बताया था मैंने फिर से, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, वो एग्जाम्पल में जाके देखना, अभी थोड़ी देर में पहले बताया था। प्रकाश संश्लेषण में दो चीज़ निकलती हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। सूर्य सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत है। पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की मदद से ही जो पत्तियां होती हैं सूर्य को क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को संचित करती है, अपने पास रखती हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं जो परपोषी पादपों में अपना पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। तो अमरबेल क्या है, परजीवी है। ठीक है, परजीवी किसे कहते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड रहता है। ठीक है, जो दूसरे पौधों पर डिपेंड रहता है खाना बनाने के लिए। विषमपोषी अपना पोषण पौधों के और अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। जो विषमपोषी होते हैं बच्चों, विषमपोषी अपना पौधे पोषण और अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो विषमपोषी क्या होते हैं, जो पौधे से भी और अन्य जीवों से भी प्राप्त करते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, विषमपोषी जैसे वो एक पेड़ बताया था जो कीड़ों को निगल लेता है, वो विषमपोषी का भी उदाहरण हो सकता है। एक तो अपना भोजन मिट्टी से प्राप्त कर रहा है और एक कीड़े से ही प्राप्त कर रहा है। ठीक है, जो दोनों जगह से। मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति जरूरी है। तो मिट्टी में पुनः पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है, इसका मतलब क्या है कि जो मिट्टी में पोषक तत्व खत्म हो जाता है तो पुनः पूर्ति कैसे होती है, फिर से कैसे आता है, जो पौधे सड़ गल जाते हैं, पत्ती जो सड़ गल जाती है, उसके माध्यम से मिट्टी की फिर से उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, हरे पौधे, चलिए अभ्यास करते हैं। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों, स्वपोषी। अमरबेल उदाहरण किसका है, मृत परजीवी का। ठीक है, पौधे का रसोई घर क्या है, पौधे का रसोई घर क्या है, तना, जड़, पत्ती, फूल। बताओ, पौधे का जो रसोई घर क्या है, पत्ती। ठीक है, कीटभक्षी पौधा क्या है बच्चों, कीटभक्षी क्या है, घटपर्णी। कीटभक्षी मैंने आपको बताया था ना, कीटभक्षी का मतलब क्या है, जो कीटों को खाता है। याद करो, यहाँ देखो,
कीटभक्षी का पौधा कहते हैं। कीटभक्षी का पौधा क्या है? घटपर्णी का, जो कीटों खाता है। ठीक है, याद रख लेना, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, आपको भूल जाओगे। कीटभक्षी का पौधा जो कीटों खाता है, क्या कहता है? घटपर्णी। अमरबेल क्या है? किसका उदाहरण है? परजीवी का। ठीक है, परजीवी का मतलब क्या? जो दूसरे पर डिपेंड रहता है। अमरबेल दूसरे पर डिपेंड रहता है ना। ठीक है, चलो ये करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। बताओ, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जड़ कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने में मदद करता है। जड़ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की, क्या लिखा है? जड़ कार्बन, ये सब देख लेना। ठीक है बच्चों, आपको बता दिया मैंने। चलो ये कर लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, रंध्र, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों, ये सब बताओ। चलो करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, ये जगदीश चंद्र बसु है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। ठीक है, ये अभी जाके पढ़ना बच्चा, अच्छा से सब पढ़ना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्ण क्या होता है? क्लोरोफिल। जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर जीवों पर निर्भर है, उसे परजीवी कहते हैं। ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में संबंध रखते हैं, सहजीवी संबंध कहलाता है उसको। ठीक है, क्या करें? दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, क्या? सहजीवी संबंध। मैंने आपको बताया था लास्ट में। जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों? इसे क्वेश्चन करना है। हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो हरे पौधे में जो खाद्य संश्लेषण मतलब क्या? खाद्य संश्लेषण कैसे होता है बताओ? सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की विधि बतानी है। ठीक है, तो वो कैसे होता है ये बताना है आपको। हरे पौधे में भोजन कैसे बनता है पूरा डिटेल में आपको बताया मैंने, बता देना। कैसे प्रदर्शित करेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है? तो कैसे प्रदर्शित करेंगे आप? अगर सूर्य नहीं रहेगा तो सूर्य नहीं रहेगा तो ऊर्जा नहीं रहेगी, और ऊर्जा नहीं रहेगी तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, परिभाषित करना है, ये आपको परिभाषा लिखनी है प्रकाश संश्लेषण का। सहजीवी संबंध का, सहजीवी संबंध क्या? जो दो जीवों में आपस में हेलमेल करते हैं, जो आपस में मदद करते हैं। परजीवी का और मृतजीवी का परिभाषा लिखना है आपको। ठीक है, आपको बताया मैंने। परजीवी क्या होता है? जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जैसे उदाहरण लिख लेना अमरबेल। और मृतजीवी जो होते हैं जो मृत चीज़ों पर डिपेंड रहता है, जैसे कवक। ठीक है, कवक हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा, इसका उदाहरण बता देना। मैंने सारे डिटेल से बताया है। मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनःपूर्ति कैसे होती है बच्चों? तो आपको मैंने बताया था कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनःपूर्ति कैसे होती है, लिखना है आपको। थोड़ा सा 2-4 लाइन में लिख लेना है कि जब पेड़ जब बढ़ता है तो उसकी पत्तियां टूटती हैं। जब टूटती हैं तो पहला कारण क्या हो जाएगा? पहले मिट्टी स्वयं करती है, फिर दूसरा क्या है कि जो पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं, फिर ह्यूमस बन के मिट्टी में क्या होते हैं? पुनः करती हैं। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? मनुष्य खाद के द्वारा पोषक तत्वों की मिट्टी में पुनःपूर्ति कर देते हैं। कारण बताना। लाइकेन और कवक शैवाल और बीच आपसी लापारी और सहयोग संबंधी होता है। तो कारण बताओ इसका कि सब जो मृतजीवी पौधे होते हैं ये सब बताना है आपको। ठीक है, सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्वास्थ्य स्रोत है। क्यों? तो सूर्य सभी जीवों के लिए अच्छा स्रोत है सूर्य का। ठीक है, ये बताना है। पत्तियां पौधों की रसोई घर होती हैं। तब पत्तियां जो होती है पौधों की रसोई घर होती है। ये देखो एग्जाम आपके इसमें दे रखा है शायद। पौधों का रसोई घर क्या है? पत्तियां। ठीक है, तो पौधों में तो पत्तियां में क्या क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जिसमें होता है क्या? सूर्य का प्रकाश होता है, वहीं से इनका खाना बनता है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना जगदीश चंद्र बसु का, ये पढ़ लेना। ठीक है, अभी पढ़ के बताना, मैं मैसेज करूँगा आपसे। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु का ये पढ़ लेना। तो चलो, इसी के साथ मेरा जो आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब आगे मिलते हैं अध्याय 7 में, कल मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, कभी निराश नहीं होना है ज़िंदगी में। ठीक है, ज़िंदगी में हमेशा सोचो कि मैं कर लूँगा, और तुम लोग कर लोगे। ठीक है, ये मत सोचो कि मैं फ़ेल हो गया। फेल जो होता है बच्चों वही आगे बढ़ता है, तो फेल होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और ज़िंदगी में कभी निराश मत होइए। मम्मी पापा की सेवा कीजिए। ठीक है, मम्मी पापा की सेवा से सब होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।